जिसमें एकदम हम जिन्हें बोलते हैं रेड फ्लैग्स हैं कि अगर मान लीजिए यूरिन आना बंद हो गया या एकदम से पैर का ताकत चला गया है या पूरा लोअर हिस्सा जो कमर के नीचे का सुन्न हो गया है, तो हो सकता है कि हम आप जब हमारे पास आए तो हम जांच करके बोलें कि नहीं एकदम सर्जरी का ज़रूरत है। कार्डियो कितना भी कर ले अगर कोई आदमी, तो आई डोंट थिंक कि उसको कभी बैक एक लोअर बैक एक की कोई शिकायत होगी। Hello, welcome to the next episode of Brain Talks, and today we're gonna switch from brain to spine, and for that we have invited our esteemed guest today, Dr. Sumit Dahiya. Thank you, sir. Thank He you is very a much. famous neurosurgeon who is practicing in Sonipat, and we're gonna talk about spine, back pain, and some of the myths related to it. So, welcome, Dr. Sumit. Thank you very much, and sir. thank you for being on the show. Thank you very much, sir. तो डॉक्टर सुमित, आपसे जानते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्या है बैक पेन, क्या है स्पाइन का पेन, क्या बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को हम? जो मोस्ट कॉमन बैक एक के साथ हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं सर, तो मोस्ट कॉमन थिंग इज muscular strains that occurs in 90% of the patients. Those comes with only muscular strain that requires no intervention, no investigation, and mostly they are self-limiting and they will get healed by themselves. So ये usually muscular strains either due to heavy weight lifting or while playing any sport like tennis or basketball, these things can occur. Rest 10 to 20% cases are of different cause, because उसमें भी categories आ जाती हैं. For example, degenerative spine disease that happens in prolonged or age group of more than 30 to 40. Those patients usually present to us with degenerative spine disease. बड़ा इम्पोर्टेंट आपने बताया, बिकॉज लोगों को ये रहता है कि अगर कमर में दर्द है तो सीधे शियाटिका का पेन हो गया है और अब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये एक मिथ है जो डॉक्टर सुमित कह रहे हैं. 90% मस्कुलर होता है, हैवी वेट लिफ्टिंग या पोस्चर से हो गया कि आपने गलत पोस्चर ले लिया तो उसके कारण से. तो ऐसे अगर जो मस्कुलर स्प्रेन्स या पेन है तो उसमें क्या करें? डॉक्टर की सलाह लेनी है, अपने आप इलाज करना है? इनिशियली ये सेल्फ लिमिटिंग ही रहता है, because nowadays most of the population is in IT sector. तो वो जो सिटिंग पोस्चर है अगर उसी को करेक्ट कर ले, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ही करेक्ट कर ले, तो दे कैन प्रिवेंट दिस बैक एक. और थोड़ा सा जैसे यूजुअली हार्ड मैट्रेस वी यूजुअली प्रेफर फॉर सच पेशेंट्स जिनको रिकरेंस बैक एक हो रहे हैं, मस्कुलर स्प्रेन्स हो रहे हैं, तो दे कैन डू वन थिंग, दे कैन हैव हार्डर मैट्रेस एंड दे कैन चेंज देयर पोस्चर. They have to sit like in erect position while driving. Also they can have some lumbar support while driving also. और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आजकल हम सब लोग कंप्यूटर्स पे बहुत काम करते हैं, तो ऐसे झुक के ना करें. और कीबोर्ड कोशिश करें कि एल्बो लेवल के नीचे रहे, ऐसे ऊपर करके ना टाइप करें. तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी प्रिकॉशंस है कि अगर हम पोस्चर ठीक रखते हैं, अपनी बैक का ध्यान रखते हैं, जैसा बोला मैट्रेस अगर हम ठीक रखते हैं, सपोर्ट के साथ बैठते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं. बट जो आपने शुरू में एक बात बोली थी कि कोई भारी वजन उठाने से आ जाता है, मेरे पास ऐसे ओपीडी में पेशेंट्स आ गए हैं, आपके पास भी आ रहे होंगे, कि यंगस्टर्स हैं स्पेशली जो जिम ज्वाइन करते हैं, एक दिन में बॉडी बनानी है, बहुत हैवी वेट लिफ्ट हो गया, तो उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्या कोई वेट उठाने का भी ट्रेनिंग तरीका कुछ एडवाइस करेंगे? वेट उठाने के लिए देयर आर स्पाइनल बेल्ट्स जो कि पहन के वेट आइडियली उठाना लेना चाहिए. बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर मैन्योवर, वो एग्जैक्टली वेट लिफ्टिंग ठीक से प्रॉपरली नहीं करते. दोज पेशेंट लैंड अप विद आइदर स्पाइनल ट्रोमा और डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज. बिकॉज ऑफ द अपना पूरा बॉडी का पोस्चर जो है वेट बियरिंग इज़ ऑन स्पाइन, तो पूरा एक्सियल लोडिंग जो पड़ता है स्पाइन के ऊपर पड़ता है. तो इन केस बंदा कोई बार बार हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है तो दैट लीड्स टू दोज थिंग्स. क्या उसमें स्ट्रेस का भी आप रोल बोलेंगे कि बैक पेन स्ट्रेस से भी इंड्यूस्ड हो जाता है? यस सर, हो सकता है सर, बिकॉज स्ट्रेस लीड्स टू ओबेसिटी एंड ओबेसिटी लीड्स टू सच थिंग्स. तो अगर
मतलब इसको हम थोड़ा समराइज़ करें कि हमारी जो व्यूअर्स हैं कि अगर हमें बैक एक से बचना है तो अगर हम 3-4 पॉइंट्स में उसे समराइज़ करें तो एक तो आपने बोला स्ट्रेस कम कर दीजिए, एक भारी वजन उठाने में सावधानी, एक पोस्चर। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम एक्सरसाइज नहीं करना प्रमोट कर रहे हैं कि भी वजन ना उठाएं, ध्यान कार्डियो कितना भी कर ले अगर कोई आदमी, तो आई डोंट थिंक कि उसको कभी बैक एक लोअर बैक एक की कोई शिकायत होगी। बट ओनली हैवी वेट लिफ्टिंग, एंड दैट इज ऑल्सो कि अगर समबडी इज वेट लिफ्टर ओनली, तो ही हैज़ टू टेक प्रिकॉशन ऑफ द स्पाइन। तो वो स्पाइनल बेल्ट लगा के, जो प्रॉपर बेल्ट इक्विपमेंट्स होते हैं वो लगा के अगर कर रहा है तो दैट इज़ गुड। बट जो अनट्रेंड होते हैं, जो लाइक दे डोंट हैव सच नॉलेज कि हाउ टू लिफ्ट द वेट, तो उनमें ज़्यादा दिक्कत आती है सर। तो अब जो दूसरा सेगमेंट आपने शुरू में बताया था कि जो 10-15% जो हमारा डीजनरेटिव डिजीज़ का है, जिसमें हमारा वर्टेब्रल जो बॉडीज़ हैं, हड्डियां हैं या डिस्क है, उनकी डिजीज़ हैं जो नसों को दबा रही हैं, तो जो इनके पेशेंट्स आते हैं वो रेडिकुलर पेन के साथ आते हैं कि कमर में भी दर्द है, हाथ या पैर में भी दर्द आ रहा है। तो एक जो मिथ बहुत कॉमन है कि हर पेशेंट एक एक्सरे कराता वही आपके पास आता है, तो आप क्या सलाह देते हैं? ये सही है, मिथ है, या सीधे एमआरआई करा के आना है? कब इन्वेस्टिगेट कराएं और कौन सी कराएं? सर फर्स्ट, जैसे ऑलमोस्ट फॉर एवरी पेशेंट आई यूजुअली प्रेफर टू डू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वेदर वो पेन एक्चुअली रेडिकुलर पेन है या फिर दैट इज सम काइंड ऑफ मस्कुलर स्पाज्म। तो डॉक्टर नीड टू एसेस दैट पॉइंट, बिकॉज इनिशियली वी हैव टू चेक फॉर द टेंडरनेस, इन स्पाइनल टेंडरनेस वगैरह है या नहीं है। SLR टेस्ट कराते हैं, लेग रेजिंग टेस्ट, एंड इन केस दैट इज पॉजिटिव देन वी यूजुअली सजेस्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन विदाउट क्लिनिकल एग्जामिनेशन। आई प्रेफरली डोंट सेंड पेशेंट फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने आप से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना है, पहले डॉक्टर को एक बार चेक कर लेने दीजिए, उन्हें जांच कर लेने दीजिए, और फिर जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन उनको लगता है वो आपको एडवाइस करेंगे और फिर उनकी कंसल्टेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये हमने इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, जांच भी कर ली, अब हम जब ट्रीटमेंट पे आते हैं तो बहुत डर आना चालू हो जाता है कि, और खासकर न्यूरोसर्जन के पास आए हैं तो ये होता है कि ऑपरेशन के लिए बोलेगा। तो कितना सेफ है ऑपरेशन, और क्या सीधे ऑपरेशन ही है या पहले भी कुछ और है? सर कई सारी रिसेंट एडवांसेस भी हो गई हैं सर, लाइक इवन इन डिजनरेटिव स्पाइन नॉट ऑल स्पाइन आर टू बी केप्ट फॉर ऑपरेटिव, मतलब सब स्पाइन का ऑपरेशन नहीं करना है, ओनली उसमें से भी डिजनरेटिव स्पाइंस में भी ओनली 20% का ही हमने ऑपरेशन करना है। एंड वो भी जब पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ रहा है या उसको पेन इतना ज़्यादा सीवियर है कि उसकी लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट इवन आफ्टर गिविंग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फॉर एटलीस्ट 3-4 मंथ्स। अगर उसका पेन सबसाइड नहीं हो रहा है, उसकी लाइफस्टाइल में दिक्कत आ रही है, देन ओनली वी शुड सजेस्ट फॉर सर्जरी। और इसी में मैं ऐड करूंगा कि कुछ कंडीशंस जो कि बहुत कम होती हैं, जिसमें एकदम हम जिन्हें बोलते हैं रेड फ्लैग्स हैं, कि अगर मान लीजिए यूरिन आना बंद हो गया या एकदम से पैर का ताकत चला गया है या पूरा लोअर हिस्सा जो कमर के नीचे का सुन्न हो गया है, तो हो सकता है कि आप जब हमारे पास आए तो हम जांच करके बोलें कि नहीं एकदम सर्जरी का ज़रूरत है। बट जैसे डॉक्टर सुमित बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले बहुत सारे कंजर्वेटिव ऑप्शंस भी हैं सर्जरी तक जाने से पहले। फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन कि पहले फिजियोथेरेपी करा के देख लें। इवन आफ्टर फिजियोथेरेपी देन देयर कम्स रोल्स ऑफ एपिड्यूरल इंजेक्शंस लाइक ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शंस। तो मेजर सर्जिकल जो पार्ट है सर वो तो बहुत लास्ट में आता है। तो जो एपिड्यूरल इंजेक्शंस हैं उसके लिए भी लेके लोगों के मन में एक शंका रहती है कि कमर में लग जाएगा ये तो, और रीढ़ की हड्डी में जो अगर इंजेक्शन लगा तो फिर दिक्कत है। तो जो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि हम ये रीढ़ की हड्डी में नहीं लगाते हैं, ये नर्व्स जहाँ निकल रही होती है उसके आसपास लगाया जाता है ताकि सूजन ना आए। तो हमारा एक्सरे में देख के ये हम करते हैं। और सिमिलर तरह का मिथ आता है सर्जरी के लिए, जो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर सर्जरी हुआ तो बेड से नहीं उठेंगे।
ये पेशेंट सब जो भी आते हैं एक ना एक बोलता कि हमारा कोई ऐसा रिश्तेदार था दूर का, उसने ये एक ऑपरेशन कराया और उसके बाद वो चल नहीं पाया, उसके बाद से तब से वो बेड पे ही है। लेकिन द होल पॉइंट इज़ वो आते ही ऐसी कंडीशन में है कि ऑलरेडी उनकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है, डिजीज़ इतनी एडवांस हो चुकी होती है, देन दे विल टेल यू कि अब ऑपरेट करो। एंड वी यूजुअली टेल्स कि ये चीज़ ना हो उसके लिए ऑपरेशन होना चाहिए, वो ये होने के बाद प्रोग्नोसिस ख़राब है। हाँ, तो मतलब वो अगर करनी है सर्जरी तो टाइमली हो, अगर बहुत डिले और लेट कर दिया है जब तक कि नर्व्स पूरी डीजनरेट हो गई हाँ हैं, तो सर्जरी को करने से भी हमें कोई बहुत एडवांटेज नहीं मिलता है। तो जो सर्जिकल फील्ड में हम जैसे बात करते हैं, तो आप जैसे इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या चेंज देखते हैं कि सर्जिकल एडवांसेस क्या आए हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांसेस क्या आए हैं, क्या वही चीज़ें चल रही हैं? सर ये तो आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल कि जैसे अपने फ़ोन होते थे पहले कि हाँ। डायल अप फ़ोन्स होते थे, नाउ एवरी सबके पास आईफोन्स हैं, ठीक है। सो देयर इज़ सो मच एडवांसमेंट इन द टेलीकम्युनिकेशन थिंग। सेम सर्जिकल एडवांसेस आर कमिंग कि इनिशियली पहले स्पाइन ऑपरेट ही नहीं होते थे, फिर धीरे 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 करके ड्रिल्स आई, फिर धीरे धीरे करके आपकी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज आ गई हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं, जिसमें बहुत दूरबीन के छेद से ही हम डिस्क निकाल लेते हैं और उसको रिलीफ मिल जाता है जिससे पेशेंट को। तो सो मैनी रिसेंट एडवांसेस आर कमिंग एंड लोगों को उसका आइडिया नहीं ज़्यादा। बिल्कुल, मतलब बहुत कॉमन है ये पता कि लोगों ने जो पुराने स्कार्स बड़े बड़े हाँ। देखे हुए हैं वही उनके दिमाग में चल रहे हैं, बट जो एंडोस्कोपिक या दूरबीन से हम कर रहे हैं आजकल जो सर्जरीज, उनके रिजल्ट्स फार बेटर हैं। तो मैसेज ये नहीं हम देना चाहते कि सर्जरी होनी है, बट अगर सर्जरी करानी पड़ भी जाती है तो वो एक नॉर्मल सर्जरी की तरह ही है। जैसे आज हम गॉल ब्लैडर या हर्निया की सर्जरी कराने की बात करेंगे, तो उसी तरह से हम स्पाइन सर्जरी की भी हम बात करते हैं। बट हम सब अपनी लाइफ में चाहते हैं कि सर्जरी तक ना पहुँचें। तो मैं वापस एक बार ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे भी एक आपका व्यू चाहूँगा कि जो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर है, क्या इन ऑल्टरनेटिव पद्धतिज में आपका विश्वास है? आप मानते हैं इनसे फ़ायदा होता है? सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो लाइक थोड़ा बहुत पेन रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, बट नॉट एग्जैक्टली जो उसको डेफिनेट पेन मैनेजमेंट जो होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाती उससे। फिजियोथेरेपी आई कैन से कि दैट डेफिनेटली हेल्प्स एंड पेन में काफ़ी ज़्यादा आराम पड़ता है आफ्टर फिजियोथेरेपी। एंड पेशेंट अगर प्रॉपर रेस्ट ले, प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराए और प्रॉपर पोस्चर मेंटेन कर रहा है, तो आई डोंट थिंक अगर फर्स्ट टाइम उसका पेन हुआ, सेकंड टाइम की नौबत नहीं आएगी, उसको रिकरेंट जो रेट होंगे वो कम हो जाएंगे उसके। सो जो फिजियोथेरेपी का मतलब रोज हॉस्पिटल जाके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ करना है, अल्ट्रासोनिक वेव्स देनी है, या अपनी घर पे एक्सरसाइजेस अपनी घर पे एक्सरसाइजेस से? हाँ, तो ये क्योंकि ये बहुत अगेन मिथ है कि हम जैसे पेशेंट को बोलते हैं आपको फिजियोथेरेपी करानी है, तो उसको लगता है एक अच्छा सा फिजियोथेरेपिस्ट रोज घर आए, मेरे को अल्ट्रासाउंड वेव्स दे। वो आई थिंक एक्यूट फेज में ठीक है कि जब आपको बहुत सीवियर एकदम पेन हुआ है, आप थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको वो फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है, उसका गाइडेंस की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बट एक बार वो एक्यूट फेज निकल जाता है तो लाइफ लॉन्ग आपको बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो करनी है वो अपने आप से करनी है। तो जो होता नहीं है मैं एंड जो लास्ट सेगमेंट में टच करना चाहता हूँ, क्योंकि हम अब विंटर्स अप्रोचिंग है, तो क्या आप देखते हैं कि इसका सीजन से विंटर्स में ये कम हो जाता है बैक पेन के, या बढ़ जाता है, और क्या कारण है और कैसे बचे? सर विंटर्स का और समर्स का लाइक कुछ एक बीमारी है बैक एक की, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं सैक्रोइलाइटिस का, इन्फेक्शन का, दैट डजंट रिलेट टू द वेदर कि वेदर से कोई रिलेशन नहीं है उसका सैक्रोइलाइटिस का, बट वी हैव टू डायग्नोज कि वो सैक्रोइलाइटिस के कारण पेन हो रहा है उसको या रेडिकुलर डिस्क के कारण पेन हो रहा है। बिकॉज अगर डिजेनरेटिव डिस्क के कारण हो रहा है, दैट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन कि भाई काफ़ी टाइम से ही उसको हो रहा है, एंड दैट अल्टीमेटली लीड टू दैट पॉइंट कि अब उसकी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट डेवलप होने चालू हो गए। एंड सेकंड थिंग
we can say one more red flag I think I should tell. For example, किसी को बैक एक हो रहा है and patient is having weight loss also, then we should look for, because in Indian scenario spinal tuberculosis is also very common. तो हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग्स हैं कि इन्फेक्शन के कारण से ना हो रहा हो, कोई अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन ना हो। मैं इसलिए पूछ रहा था विंटर्स का, क्योंकि मैं ऐसे कई बार देखता हूँ कि लोग सर्दियों में एकदम से अपनी रज़ाई कंबल से बाहर निकलते हैं और वो चेंज ऑफ जो टेम्परेचर है उससे वो मसल स्पाज़म में आ जाते हैं। और वो सुबह सुबह कई पेशेंट्स हमारे ओपीडी में ऐसे आते हैं कि मैं बस बेड से उठा और एकदम से स्पाज़म आ गया। तो एक बस मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि थोड़ा सा विंटर्स में टेम्परेचर चेंज एकदम से सीवियर ना हो, बाकी जो प्रिकॉशंस हमें रखनी है वो तो हमें रखना ही है। कोई लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को बैक पेन से बचने के लिए प्रिकॉशंस आप देना चाहेंगे? सर, अवॉइड फॉरवर्ड बेंडिंग। इफ अगर कोई बार बार फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहा है देन यू शुड अवॉइड। सेकंड थिंग, सिटिंग ऑन द ग्राउंड। इफ समबडी इज हैविंग बैक एक, तो सिटिंग ऑन द ग्राउंड शुड बी अवॉइडेड। थर्ड थिंग इज अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग। ये तीन चीज़ का अगर ध्यान अच्छे से रखेंगे तो, एंड पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल अगर किसी का काम प्रोलॉन्ग डेस्क जॉब है तो ही शुड मेंटेन द पोस्चर, कि अच्छे से पोस्चर मेंटेन करे, और सो दैट इट शुड नॉट हैपन। यस, और मैं इसमें बस एक लास्ट बात ऐड करना चाहूँगा, और स्पेशली जो घर पे हमारे काम करते हैं, कि जो हमारी बहुत कॉमन आदत है कि फर्श पे गिरी हुई चीज़ को एकदम से खड़े हो कैसे उठा लेते हैं। मैं बोलूँगा बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, या अगर छोटे बच्चे को उठा रहे हैं, गोदी में ले रहे हैं, तो सीधे ज़मीन से ना उठाएं, खुद कुर्सी पे बैठें और फिर उठाएं। ये बड़े छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट ये बैक को स्पाज़म में डाल देती हैं और आपकी डिजेनरेटिव डिजीज़ को ट्रिगर कर देती है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित दहिया। आई थिंक जो बैक पेन और स्पाइन पेन के लिए सारी हमने जानकारी दी है, ये आपके काम आएगी। आई होप व्यूअर्स इसको लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम अगले हफ्ते फिर अगले एपिसोड के साथ आएंगे। थैंक यू।